Hello friends, welcome to our channel Success Tree. My name is Harmaninder Singh. Today we are going to cover some more topics from chemistry subject. तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ टॉपिक्स करे थे केमिस्ट्री के, तो आज हम फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। और जैसे कि EPFO का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन जो है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसको कंसिस्टेंटली पढ़ते जाएंगे तभी इसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और अभी तक आपकी जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही एक्टिव रही है। तो आई होप कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहोगे, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप भी मोटिवेटेड रहोगे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करा था हेनरी बैकरेल ने। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो पर्सन जिन्होंने डिस्कवर करा था रेडियो एक्टिविटी को, हेनरी बैकरेल, और ये हैं वो पर्सन। ठीक है, तो जो टर्म थी रेडियो एक्टिविटी, इट वाज गिवन बाय मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में। ठीक है, तो ये दोनों पर्सन आपने याद रखने हैं, हेनरी बैकरेल एंड मैडम क्यूरी। सो सबसे पहले बात क्या आती है कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। सो ये एक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें डिसइंटीग्रेशन होती है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस, आई होप कि आपको पता होगा कि न्यूक्लियस जो है वो हर एटम में होता है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, हैवी पार्ट होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इस न्यूक्लियस के अराउंड वहाँ पर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये मिलकर एक एटम बनाता है। तो जब न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन होती है कॉन्टीन्यूसली, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और इसको हम मेजर करते हैं गीगर काउंटर के साथ। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर फिनोमिनन, सो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। और इसमें से जो रेज हैं वो एमिट होंगी, पार्टिकल्स एमिट होंगे, तो वो कौन से हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक क्या हो गया कि रेडियो एक्टिविटी। फर्दर हम देखते हैं रेडियो एक्टिव रेज कौन कौन सी हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। इसमें अल्फा रेज भी होती हैं, बीटा रेज और गामा रेज, और पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें, एंड हैज़ यूनिट्स। अब ये यूनिट्स हैं, ये आपने याद रखनी है। क्यूरी है, इसमें बैकरेल है एंड रदरफोर्ड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास है अल्फा रेज। अब अल्फा रेज क्या होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम के जो न्यूक्लियस हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो लो होती है। तो जब हम कहते हैं कि लो पेनिट्रेटिंग पावर, तो लो पेनिट्रेटिंग पावर का मीनिंग एक ये भी होता है कि ये कम इम्पैक्ट होता है, ये कम हार्मफुल होती हैं, बट वेरी हाई आयनाइजिंग पावर एंड काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब किसी भी रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है तो उसका मीनिंग क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होगी, तो वो इम्पैक्ट भी ज़्यादा करेगी किसी भी चीज़ के ऊपर। तो इन अल्फा एमिशन रिड्यूसेस एटॉमिक मास बाय 4। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो बाय 4 नंबर वो रिड्यूस हो जाता है, एटॉमिक नंबर बाय 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद है हमारे पास बीटा रेज। तो दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड हैव -1 यूनिट चार्ज एंड 0 मास। इसका कोई मास जो है वो नहीं होता। तो ये मोर डेंजरस हैं देन अल्फा रेज। वाई? बिकॉज इट हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर। अब इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो जैसे आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब हम कहीं पर एक्सप्लोड करते हैं तो वहाँ पर रेडिएशन निकलती है, तो उनमें यही रेज होती हैं। ओके, जब रेज निकलेंगी तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो आपकी बॉडी में वो अंदर तक जाके इम्पैक्ट करती हैं। अब सबसे अंदर जाके सेल्स में तो डीएनए होता है, तो अगर वो डीएनए में जाके जीन्स को चेंज कर देंगी तो ह्यूमन बॉडी में म्यूटेशंस हो जाती हैं, अनवांटेड चेंजेस हो जाती हैं, जिससे कि उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। ठीक है, तो अब बीटा रेज की जो हाई पेनिट्रेटिंग पावर है एज कम्पेयर टू द अल्फा रेज। तो बीटा एमिशन इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बाय 1 विद नो चार्ज इन एटॉमिक मास। ओके, तो ये इसमें हो जाता है। तो गामा रेज में क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव लो आयनाइजिंग पावर एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये इसमें आ गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यही है, ये गामा रेज है, एंड
हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो गामा रेज की होगी। एंड दे हैव लो आयनाइजिंग पावर। अब ये जो लो आयनाइजिंग पावर है ये होता है कि किसी भी एटम को आयनाइज करने की जो पावर है वो इसमें कम होती है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो उसमें भी होता है कि आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन को हम क्यों कहते हैं आयनाइजिंग, क्योंकि उसमें एटम्स को आयनाइज करने की पावर होती है। ठीक है, तो अब आयनाइज करने का मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोई भी एटम है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं, तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तो उसको हम आयनाइज कह देते हैं। आगे हमारे चलिए हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कितने टाइम में अपने ओरिजिनल अमाउंट का हाफ रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो ये कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, तो कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ होती है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये कितने टाइम में हाफ हो जाता है। अगर वो टाइम पीरियड कम है तो इसका मीनिंग क्या है कि उसमें से जो रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा निकल रही होगी। अगर वो काफ़ी लॉन्ग स्पैन है, इसका मीनिंग क्या है कि जो रेडिएशन जो है, जो रेडियो एक्टिविटी है वहाँ पे वो स्लोली हो रही है, तभी वो हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड की है। चलिए आगे चलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर लाइटर फ्रेगमेंट्स। कोई भी हैवी न्यूक्लियस है इट विल ब्रेक डाउन इनटू फर्दर 2 न्यूक्लियाई, और वो जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन होंगी, उसके 2 और न्यूक्लियाई बन जाएंगे, तो टोटल 4 हो गए। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो ऐसे ही ये न्यूक्लियर फिशन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो जो हमारा कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या फिर कोई हमारा एटम बॉम्ब है, तो उनमें न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको पता है कि हम जैसे यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर फिशन तो होता है लेकिन वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। कंट्रोल में होगा तो हम उसको अपने मर्जी से जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो बना पाएंगे। अगर हम एटम बॉम्ब की बात करें तो इसमें अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन होता है, यानी कि एक बार बम फोड़ दिया तो वो न्यूक्लियर फिशन काफ़ी ज़्यादा अपने आप होता रहेगा। तो इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, जब एक बार वो ब्लास्ट हो गया तो वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें ये कंट्रोल्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये तो हमें बिल्कुल विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में इसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे जो रिएक्टर में क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस that is used to produce electricity and permits a controlled chain nuclear fission। इसमें न्यूक्लियर फिशन होता है लेकिन बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में होता है। इट कंटेन्स यूज फॉर यूरेनियम 235 एंड मॉडरेटर इज ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेनियम 235 यूज होता है और मॉडरेटर होता है यूज ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। ठीक है, तो मॉडरेट इसमें रहेगा। ठीक है, तो मॉडरेट का काम क्या है कि वो न्यूट्रॉन्स के मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो जाके टकराएंगे यूरेनियम 235 से, फर्दर रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो जो मॉडरेटर है वो उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर जो होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो कंट्रोल रॉड्स हैं, तो यहाँ पे वो बोरॉन, स्टील एंड कैडमियम, इसका भी फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो मॉडरेट जो है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इट आल्सो यूजेज लिक्विड सोडियम एज कूलेंट। तो कूलेंट का मीनिंग क्या होता है कि अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको कूल करने के लिए भी हम सोडियम यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स यूज़ हो रही हैं। एक होता है प्रेशराइज हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, एक होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, फ्यूचर में जैसे थोरियम बेस्ड रिएक्टर होंगे, तो बहुत सारे रिएक्टर होते हैं। इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, ये न्यूक्लियर फिशन है। तो न्यूट्रॉन है, ये फिशनेबल न्यूक्लियस है, इसके साथ इसकी जो जब टकराएगा ये यहाँ पे कोलिजन होगा। तो ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है ये स्प्लिट करना शुरू हो गया। यहाँ पे स्प्लिट जब ये स्प्लिट होगा तब बहुत सारी एनर्जी इसमें से रिलीज होगी। तो मेन जो एनर्जी की रिलीज है वो स्प्लिटिंग ऑफ
न्यूक्लियस से होगी जब वो कन्वर्ट होगा टू न्यूक्लियाई में। तो ये देखिए यहाँ पे सेपरेट न्यूक्लियाई बन गए, फिशन प्रोडक्ट है यहाँ पे, फिशन प्रोडक्ट और देन इज चेन रिएक्शन। तो ये सारा हो गया। इसमें इंसिडेंट न्यूट्रॉन है यहाँ पे जो इससे फर्दर टकराएगा, तो इनमें भी वो शुरू हो जाएगा फिशन रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। तो अब यानी कि ये इसी फॉर्म में फर्दर चलता रहेगा, इससे भी फर्दर टू न्यूक्लियर बन जाएंगे, तो ये एक चेन रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा तो इसको हम कंट्रोल करके रखेंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे। अगर वो एटॉमिक बॉम्ब होगा तो वहाँ पे वो फुल फ्लैश चल पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स ये होता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा डायग्राम है ये कि प्रोसेस क्या है। तो जो सारा काम है, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, वो इस यहाँ पे होगा, कोर में होगा वो, ओके, कोर में होगा यहाँ पे। अब ये जो बीच में ये देखिए, ये जो है ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड का मीनिंग क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन्स को। तो फ्रेंड्स अगर इसमें क्या होगा कि हमने न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, हमने उसको एब्जॉर्ब करना है ताकि रिएक्शन कम हो, तो कंट्रोल रॉड जो है वो बीच में रहेंगी। रिएक्शन को फास्ट करना है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, बाहर की तरफ खींच लेंगे, तो वो न्यूट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रेशर वेसल है जिसको हम कोर कह देते हैं। तो यहाँ पे वो रिएक्शन होगा। अब पॉइंट क्या है कि देखिए यहाँ पे जब वो हम ना पानी यहाँ से भेजेंगे, तो ये प्रॉपर प्रोसेस क्या है कि हमने ये देखिए यहाँ पे इनटेक फ्रॉम लेक और रिवर लिखा हुआ है। तो इनटेक फ्रॉम लेक और रिवर का मीनिंग क्या है, यहाँ से हमने वाटर लिया, वाटर को हमने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, ये कूलेंट है, ये कूल करने के लिए है, तो ये यहाँ पे कंडेंसर में पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज़ होगा, ठीक है, ये हीट अप होगा यहाँ पे, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे कूल है, ये कूल जो वाटर है, कोल्ड वाटर को हमने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे भी एक पानी का सेक्शन है। अब यहाँ पे जो प्रेशर हो रहा है, यहाँ से हीट जो है ये यहाँ पर जा रही है, ओके। तो यहाँ से जो हीट है जब यहाँ पे जाएगी तो ये पीछे ये जो वाटर कंटेनर है, इसमें वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। आप समझ रहे हो? आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि यहाँ से हमने कूल वाटर लिया, वो इस कंटेनर में गया, और ये जो कोर है, इसमें से ये जो पाइपलाइन है, इसमें से जो हॉट मटेरियल देखिए यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हॉट मटेरियल है, यहाँ से जो हॉट वाटर है, तो ये बाहर वाले पानी को भी स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, और वो जो स्टीम है यहाँ से जाके इस टरबाइन को घुमा देगी। तो फ्रेंड्स मैं ना एक आपको यहाँ पे एडिशनल बात बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो काम है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, ठीक है, वहाँ पे असली जो फंक्शन है वो टरबाइन का ही है, घुमाना हमने टरबाइन को ही है। अगर आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है, आप डैम के ऊपर से पानी को फेंकते हो नीचे, तो वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली वो टरबाइन को ही घुमाता है। टरबाइन घूमेगी तो उससे जनरेटर चलेगा, तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ट्रांसमिशन होगी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास डैम की तरह पानी नहीं है, तो हमने स्टीम को यूज़ करा है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उससे हॉट वाटर प्रोड्यूस होगा, वो हॉट वाटर इस वाटर कंटेनर जो पीछे उसमें पानी है उसको गर्म करेगा, वो स्टीम इधर भेजेगा, जो एक्स्ट्रा स्टीम होगी या जो हॉट वाटर होगा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये जो हॉट वाटर है अल्टीमेटली यहाँ से जो गर्मी है वो बाहर चली जाएगी, जिसको हम ऊपर वो जो ओपनिंग होती है वहाँ से उसको वार्म मॉइस्ट एयर की फॉर्म में यहाँ से निकाल देंगे। तो ये नॉन रेडियो एक्टिव वाटर वेपर होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो ये मेनली इसका प्रोसेस होता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कैसे काम करेगा। लेक से हम कूलेंट लेंगे, ये कूल वाटर बेसिन है, इसको हम भेजेंगे इधर, ये वाटर कंटेनर में जाएगा, और ये जो कोर है यहाँ से हॉट वाटर जो है वो ऐसे गुजरेगा, वो इस वाटर को भी गर्म करेगा, स्टीम देन टू टरबाइन, टरबाइन टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, देन ट्रांसमिशन लाइन, एंड एक्स्ट्रा स्टीम एंड वाटर टू दिस, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। तो आई होप कि आपको ये सिंपल आइडिया हो गया होगा। तो इसमें वही है कि ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं वो हमने अभी पढ़ा है कि वो स्टील की, कैडमियम की या बोरोन की होती हैं, ठीक है। कूलेंट इसमें सोडियम यूज़ हो जाएगा, लिक्विड सोडियम यूज़ हो जाएगा, तो ऐसा है इसमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या है न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब पहले हमने जो पढ़ा था वो न्यूक्लियर फिशन था, अब जो हम पढ़ेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उससे ऑपोजिट है, वहाँ पर एक सिंगल जो न्यूक्लियस है उसको उसकी ब्रेक डाउन होती है और बनते हैं टू न्यूक्लियाई।
यहाँ पे 2 लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके बनाएंगे क्या, हैवियर न्यूक्लियाई। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है ये कहाँ पे होता है, ये होता है सन में। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि सन के ऊपर अवेलेबल है। अब सन के ऊपर अवेलेबल है तो अगर हमने यही प्रोसेस अर्थ के ऊपर करना हो तो उसके लिए हमें फिर क्या चाहिए, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन करना होगा, ठीक है। और ये सारा जो प्रोसेस है हम हाइड्रोजन बॉम्ब में यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉम्ब को थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बात बता दूं कि जितनी एनर्जी पे जाके न्यूक्लियर फिशन जो बॉम्ब है, जो एटॉमिक बॉम्ब है, उसकी एनर्जी ख़त्म होती है, वहाँ से हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब वहाँ पे जाके शुरू होगा। तो एनर्जी ऑफ सन इज आल्सो रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सन में ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से ही यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होता है। देन इज हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये हमें पता चल गया कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है। इट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ ड्यूट्रियम ऑक्साइड एंड ट्रिटियम ऑक्साइड इन ए स्पेस सराउंडिंग एन ऑर्डिनरी एटम बॉम्ब, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी जो कोर है उसमें एक कोर में ऑर्डिनरी एटम बॉम्ब होगा। अब वो जो ऑर्डिनरी एटम बॉम्ब है जब वो ब्लास्ट होगा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब में आपको पहले न्यूक्लियर फिशन करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी एटॉमिक बॉम्ब होगा, वो उसकी कोर में होगा, उसमें जब ब्लास्ट होगा उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो बाहर के ड्यूट्रियम ऑक्साइड एंड ट्रिटियम ऑक्साइड में रिएक्शन करेगी ताकि वो लाइटर न्यूक्लियर मिलके जो हैवियर न्यूक्लियर बना सकें। तो वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा पॉइंट, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट है। उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। तो आगे के टॉपिक में क्या है, फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। यहाँ पे ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम को दिखाया गया है। तो जब वो यहाँ पर फ्यूज़ करते हैं बहुत सारी एनर्जी निकलती है, साथ में बनेगा हीलियम प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन बना है। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इनके ऊपर बेस्ड हैं। तो अभी तक पास में कुछ एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कम्प्लीटली बैन है कि कोई भी जो कंट्री है वो ऐसा कोई जो है वो नहीं करेगी। सो ऐसा उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये देखिए कोई भी एटॉमिक बॉम्ब है तो इसको ज़मीन पर नहीं, उसके थोड़ा ऊपर ब्लास्ट करा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका एटमॉस्फेयर में। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त साउंड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था ना, फिज़िक्स में शॉक वेव होती है, तो ऐसी शॉक वेव प्रोड्यूस होती है जिससे कि बीच में आने वाली कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो यही उसका रीज़न होता है कि इसको जैसे अर्थ के थोड़ा ऊपर डिस्टेंस पे, सपोज 500 मीटर के ऊपर इसको ब्लास्ट करा जाता है, तो ये इतना बड़ा यहाँ पे रीजन जो है वो कवर कर देगा, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्डिंग्स ख़त्म हो जाएंगी टोटली, ठीक है। तो वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो अगर कोई पर्सन उसके नीचे जहाँ पे वो एक्सप्लोड करेगा वहाँ पर खड़ा है तो उसकी साउंड सुनने से पहले वो मेल्ट हो जाएगा। इसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सट्रीमली हाई एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग की। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका मीनिंग पहले बता दूं कि रेडियो कार्बन डेटिंग का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है कि आपको यानी कि कार्बन कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कार्बन है, तो उसकी एज आपको पता चल जाएगी, क्योंकि उसमें कार्बन है। तो कार्बन डेटिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये जो वुड है या एनिमल फॉसिल है ये कितना पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन किसकी चेक करते हैं, जो C14 यानी कि कार्बन 14 एंड कार्बन 12 की जो आइसोटोप होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप जो है वो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, तो मास नंबर जो है वो वेरी करता है। तो ये जो है ये C14 C12 ये मास नंबर है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। और यूरेनियम डेटिंग जो है वो क्या है, यूरेनियम डेटिंग जो है इसको हम यूज़ करते हैं कि जो अर्थ मिनरल्स एंड रॉक्स हैं उसकी जो एज है उसको डिटरमिन करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो रेडियो कार्बन आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हो रहे हैं पुराने, हम
एक्सकेवेट करते हैं पुराने जो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मिले होंगे, या और भी बहुत सारी साइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो उनमें से जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, कोई फॉसिल मिलता है, कोई वुड मिल गई, सपोज चाहे कोई पुराना ट्री मिल गया, कुछ भी, तो उसकी एज पता करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ है ये कितनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कैसे हम इसको पता लगाते हैं। यूरेनियम 238 है, ठीक है, हम उसमें जैसे हीलियम न्यूक्लियई है उनको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें वो देखते हैं, उसकी प्रोसेस को अच्छे से चेक करते हैं। तो इन रेडियो एक्टिव मटीरियल से हमें पता चल जाता है कि उसकी जो एज है वो कितनी है। ठीक है, तो ये उसका प्रोसेस रहेगा। ये देखिए यूरेनियम 238 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इतने ईयर्स तक हमें उसका पता चल जाता है। यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 241 है, थोरियम 232। इसका मीनिंग ये है कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं हमारे पास, हमें उसको यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की एज जो है वो पता चल सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये जो प्रोसेस होता है तो ये हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब C14 ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ठीक है, तो उसमें जो कार्बन आ गया, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कार्बन की बनी होती हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये भी तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बनी होती हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हैं। ठीक है, अगर जो प्रोटीन होते हैं तो उसमें वो नाइट्रोजन ऐड हो जाता है, तो वो प्रोटीन के कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डिके एट ए नोन रेट। तो यहाँ पर देखिए जो पेलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर एबल टू डिटरमिन, ठीक है, वो डिटरमिन कर पाते हैं आराम से द एज ऑफ ए फॉसिल बाय मेयरिंग द अमाउंट ऑफ C14 इट कंटेन्स। तो इसको मेयर करेंगे, तो स्मॉल पीस ऑफ द फॉसिल इज बर्न एंड कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पर अनस्टेबल एंड स्टेबल ये C14 एंड C12 इसको चेक करा जाता है। C14 डिके इनटू N14 एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन, और इधर ए रेडिएशन काउंटर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि क्योंकि हमने जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर किया, हमने उसका नंबर जाना, तो हमें उससे अनस्टेबल C14 का पता चल जाता है। तो जिससे कि हमें पता चल जाता है कि उसमें जो एज रही होगी उस फॉसिल की वो कितनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। तो यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप, तो ये जो जितने भी रेडियो आइसोटोप्स हैं इनका कुछ ना कुछ यूज़ होता रहता है, हम डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आयोडीन 131 है, तो ये भी एक रेडियो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। इसको हम यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए, क्योंकि जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो इसको हम यूज़ करते हैं इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के लिए। तो अंदर रेडिएशन से ही ये थायराइड की डिजीज़ को ट्रीट कर देता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो रेडियो थेरेपी है, हम उसमें क्या करते हैं, जो हार्मफुल सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं रेडियो थेरेपी से, रेडिएशन से। तो आयोडीन 131 अंदर जाके इंटरनली रेडिएशन थेरेपी से जो छोटा मोटा डिफेक्ट होगा उसको ठीक कर देगा। ठीक है, तो इट इज़ अ रेडियो आइसोटोप विद अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ 8.02 डेज। अदरवाइज ये थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हो सकती है। तो ये यहाँ पर क्या है, 8.02 डेज, मेकिंग इट हाईली रेडियो एक्टिव। तो फ्रीक्वेंटली यूज इन स्मॉल डोजेज, इसको बहुत कम डोजेज में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट आयोडीन 123 जो है इसको हम यूज़ करते हैं ब्रेन इमेजिंग। 60 है, इसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं कैंसर के लिए। सोडियम 24 को हम इंजेक्ट करते हैं लॉन्ग विद सॉल्ट सोल्यूशन टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, कि ब्लड जो है वो सही फ्लो कर रहा है कि नहीं। फॉस्फोरस 32 जो है वो उसको हम ल्यूकीमिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड सेल का कैंसर होता है, उसको हम कहते हैं। एंड कार्बन 14 ये हमें पता चल गया टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसको चेक करने के लिए हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का और साइंस पार्ट का। सो टिल देन, थैंक यू।